नमस्कार दोस्तों आजकल 16वां वित्त आयोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में इसकी कुछ सिफारिशें निकल के आई हैं, इसकी रिपोर्ट निकल के आई हैं। तो उस रिपोर्ट में कई सारी कमियां हैं, कई सारे परिवर्तन किए गए हैं और इस रिपोर्ट के सिफारिशों में से कई सारी चुनौतियां निकल के आई हैं। तो आज के सेशन में हम 16वें वित्त आयोग के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में क्या-क्या चुनौतियां हैं, कैसे ये हमारे देश में संघवाद को चुनौती प्रदान कर रही है, कैसे ये हमारे देश में जो अंतर्राज्यीय संबंध है और जो अलग-अलग राज्यों के बीच में संबंध है उसमें जो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रही है, उसको किस तरीके से प्रभावित करेगी, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 16वें वित्त आयोग ने जो उनके संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उनका कार्य है, उनको स्वायत्त रूप से अभी किया था और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इसने भारत के राजकोषीय संघवाद की दो मुख्य धुरी की समीक्षा की है, जिसमें सबसे पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन कहने का मतलब कि जो भी कर सरकार को जाते हैं, केंद्र सरकार को, वो कर केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में किस तरीके से डिवाइड होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के बीच में किस तरीके से करों का बंटवारा होता है, हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो ये हमारे राजकोषीय संघवाद की दो मुख्य धुरी है, इसी की समीक्षा 16वें वित्त आयोग ने की है। हालांकि इस 16वें वित्त आयोग ने पूर्ववर्ती संरचनात्मक ढांचे को लगभग बरकरार रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनका प्रभाव राजकोषीय संतुलन पे पड़ेगा, जिनका प्रभाव केंद्र के संवैधानिक दायित्व पे पड़ेगा और जिनका प्रभाव समानता के सिद्धांत पे पड़ेगा, इक्वलाइजेशन के सिद्धांत पर पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो भी इसकी सिफारिशें हैं वो कैसे ये सिफारिशें हैं वो राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करेंगी, संवैधानिक दायित्व को प्रभावित करेंगी और राज्यों के बीच में जो समानता का सिद्धांत है उसको प्रभावित करेगी। तो आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाला है, हम इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको इस 16वें वित्त आयोग का संवैधानिक आधार बता देता हूँ। हमारे संविधान के अनुच्छेद 270 में करों के विभाज्य पूल का प्रावधान है, डिविजिबल पूल का प्रावधान है। डिविजिबल पूल कहने का मतलब कि जो कुल कर केंद्र को प्राप्त होता है, इस कुल कर में से केंद्र राज्यों को कितना हिस्सा देगी, इसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल। फिर उसकी इसकी चर्चा 270 में है। फिर अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की बात है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग जो है वो हर 5 साल पे स्थापित किया जाता है और हर 5 साल पे राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की स्थापना करता है। और फिर अनुच्छेद 275 है, जहाँ पे राज्यों को अनुदान दिए जाने की जो बात है वो संविधान में की गई है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, जो कि संवैधानिक आधार हैं इस पूरे 16वें वित्त आयोग के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारे के बारे में। मीन्स कि केंद्र राज्यों को कितना पैसा देगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले 42% केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता था, उसको 41% करने तक की पृष्ठभूमि कैसे रही है। दरअसल 14th फाइनेंस कमीशन जब बनाया गया था, तो 14th फाइनेंस कमीशन के बनने से पहले केंद्र को मान लीजिए 100 रुपए अगर आ रहा था, तो उसमें से वो 32 रुपए राज्यों को ट्रांसफर करती थी। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने इस 32 रुपए को बढ़ाकर 42% कर दिया, यानी अब 100 रुपए में से 42 रुपए केंद्र द्वारा राज्य को प्रदान किए जाएंगे। इसका कारण ये था कि चूंकि आप देखिए, अगर 14th फाइनेंस कमीशन का अगर आप टाइम पीरियड देखें तो ये 2015 में था। ठीक है। फिर 2015 में आप देखें कि जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, इसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग के द्वारा कुछ योजना अनुदान राज्यों को दिए जाते थे। तो जैसे ही योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग को लाया गया, वैसे ही योजना अनुदानों की भी समाप्ति कर दी गई। तो चूंकि राज्यों को पहले योजना अनुदान जो मिलते थे उसकी समाप्ति कर दी गई, इसलिए राज्यों को जो अब नुकसान होता, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो राज्यों का हिस्सा 32% था, उसको बढ़ाकर 42% कर दिया गया। फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 2019 में हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर को आप देखें तो राज्य से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि राज्यों वाले हिस्से में से अब जम्मू कश्मीर को जो हिस्सा पहले मिल रहा था वो नहीं मिलता। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो 42% का हिस्सा था, उसको 41% किया गया और जो 1% अभी कम किया गया है, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आता है, उसने भी 41% के इस सीमा को बरकरार रखा और 16वें वित्त आयोग ने भी इसी 41% की सीमा को बनाए रखा है और लगभग इसको एक अर्धस्थायी रूप दे दिया है। यानी कि अब ये जो 41% की सीमा है, 41% हमें लग रहा है ऐसा कि अगले दो तीन वित्त आयोग तक बनी रहेगी। 41% कहने का मतलब कि अगर 100 रुपए केंद्र को आ रहे हैं तो वो 41 रुपए राज्यों को ट्रांसफर करेगा।
अब इस 41% की जो सीमा है, इसको केंद्र के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है और केंद्र अपनी राजकोषीय गुंजाइश घटाने की चिंता वो जता रहा है। कहने का मतलब केंद्र ये चाह रहा है कि इस 41% को और कम कर दिया जाए, ताकि जो केंद्र की और भी रक्षा ज़रूरतें हैं, केंद्र की और भी जो परमाणु ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें हैं, वो केंद्र अच्छे तरीके से पूरा कर पाए और इस 41% को और कम कर दिया जाए, तो राज्यों को जो वो अपना हिस्सा देते हैं, उसमें कमी आएगी, तो केंद्र के पास अब ज़्यादा पैसा बचेगा और फिर इस पैसे का इस्तेमाल केंद्र अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ऊर्ध्वाधर बंटवारे में इस 41% के ऐतिहासिक पृष्ठ जो वर्टिकल डिविजिबल पूल है, वर्टिकल डिवोल्यूशन है, उसमें हमें अब दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी कि 16वें वित्त आयोग ने सेस और सरचार्ज इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इसको बढ़ाने से समस्या ये पैदा होती है दोस्तों कि सेस और सरचार्ज राज्यों को ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। सेस ऐसा कर होता है जो विशेष उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं जो किसी टैक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर सेस और सरचार्ज बढ़ता है, तो केंद्र को मिलने वाली जो राशि है, केंद्र को होने वाली आय, ये तो बढ़ेगी, लेकिन अब ये जो आय है चूँकि राज्यों को ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो इससे राज्यों को ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। ठीक बात है? तो 16वें वित्त आयोग ने क्या किया है, जो गैर विभाज्य उपकर और अधिभार है, इसको बढ़ा दिया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी काफ़ी कटौती कर दी है और कई जो पहले की सिफ़ारिशों के अनुसार अनुदान दिए जाते थे, उन अनुदानों को भी केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। तो इससे समस्या ये पैदा होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेस और सरचार्ज हैं, ये डिविजिबल पूल में शामिल नहीं होते। ये राज्यों को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं, तो इससे इसको बढ़ाने की वजह से जो राज्यों की वास्तविक हिस्सेदारी है, वो कम हो जाती है। तो आयोग ने ये समाधान किया है ग्रैंड बार्गेन का, यानी कि जो राज्य छोटे हिस्से हैं, उसको स्वीकार करें और यदि उपकर या अधिभार को सामान्य करों में मिला दिया जाए। कहने का मतलब कि जो ग्रैंड बार्गेन है, ग्रैंड बार्गेन कहने का मतलब कि सेस और सरचार्ज जो है, इसको डिविजिबल पूल में शामिल कर दिया जाए और इसका एक छोटा-सा हिस्सा राज्यों को भी अगर दिया जाए, तो राज्य इस छोटे से हिस्से को भी स्वीकार करेंगे क्योंकि अभी उन्हें सेस और सरचार्ज का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ग्रैंड बार्गेन का समाधान जो ये 16वें वित्त आयोग है उन्होंने दिया है। हालाँकि कई जो आलोचक हैं उन्होंने इस बात की आलोचना भी की है कि अनुच्छेद 270 और 280 की जो मूल भावना है, वो ग्रैंड बार्गेन उसको पूरी तरीके से मजबूत नहीं करता है क्योंकि अनुच्छेद 270 और 280 केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बँटवारे की बात करता है। तो सेस और सरचार्ज को बढ़ा दिया जाना या फिर ग्रैंड बार्गेन करना कि एक छोटा-सा हिस्सा सेस और सरचार्ज का उसको मिले, मतलब मूल कर के साथ जो राज्यों को मिलना है वो मिले। तो इससे जो मूल भावना है 270 और 280 की, वो मजबूत नहीं होती है। तो एक समस्या आपको वर्टिकल डिवोल्यूशन में सेस और सरचार्ज के बढ़ने की देखने को मिलती है जिसको राज्यों के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद जो 16वां वित्त आयोग है, उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो प्रभावी हस्तांतरण है, वो 32.7% आंका गया है। कहने का मतलब कि जो विधिक रूप से हस्तांतरण करना है, वो 41% है, लेकिन वास्तविक रूप में 32.7% ही हस्तांतरित हो रहे हैं। इससे पहले भी 11वें और 13वें वित्त आयोग के दौरान जो प्रभावी हस्तांतरण था, वो 27 से 28% रहा था। 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो उस समय ये बढ़ गया था, 35.6% हो गया था। किसका? 42% का। फिर 15 फाइनेंस कमीशन के दौरान फिर से ये घटकर 34.4% हो गया, यानी कि 41% होना था और 41% में आप देखें तो उसमें से 34.4% ही ट्रांसफर हो पा रहा है। तो कहने का मतलब कि एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेस और सरचार्ज में केंद्र सरकार बढ़ोतरी कर रही है, इससे राज्यों की हिस्सेदारी कम हो रही है। दूसरी तरफ जो वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए 41% का, वो 41% वो भी नहीं हो पा रहा है, केवल 32.7% ही हस्तांतरित हो पाए हैं। तो दोनों मिलकर ये कई तरीके की समस्याएँ पैदा करती है। और दूसरी तरफ फिर 16वें वित्त आयोग ने जो नॉमिनल जीडीपी होता है, यानी हमारा बाजार मूल्य पे जो जीडीपी होता है, उस जीडीपी को 11% तक का बताया है। यानी 16वें वित्त आयोग ने ये अनुमान लगाया है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी 11% रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा आशावादी है। क्योंकि इसमें आप देखें तो 2025 में जो जीएसटी सुधार किए गए हैं, उसकी वजह से जो राजस्व घटेगा, इस बात का आकलन नहीं किया गया है, तभी 11% का जो नॉमिनल जीडीपी है, उसको बताया गया है। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो एक तरफ आप सरकार जो है वो सेस और सरचार्ज बढ़ा रही है, दूसरी तरफ प्रभावी हस्तांतरण में कमी हो रही है और तीसरी तरफ बहुत ज़्यादा आशावादी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इससे जो राज्यों की दीर्घकालिक वित्तीय क्षमता है, वो प्रभावित हो सकती है क्योंकि सेस सरचार्ज बढ़ने से उनकी वास्तविक हिस्सेदारी कम हो जाएगी। फिर उसके अलावा जो उनको 41% का विधिक वो मिलना चाहिए, कर का हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें भी धीरे-धीरे कमी हो रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे राज्यों की जो वित्तीय क्षमता है, वो दुष्प्रभावित दीर्घकाल में हो सकती है। इसके साथ-साथ आप देखें तो जो राजस्व घाटा अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान पहले दिया जाता था, 16वें वित्त आयोग में उसको उसकी भी समाप्ति कर दी गई है। दरअसल क्या होता था कि अगर किसी
राज्यों को रेवेन्यू में आप देखें कि नुकसान हुआ है, रेवेन्यू में घाटा हुआ है, राजस्व में घाटा हुआ है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान दिए जाते थे, ताकि राज्य अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, है ना? इन सारी ज़रूरतों को राज्य पूरा कर सके। कभी-कभी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाते थे, किसी विशेष योजना के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, जैसे शिक्षा के लिए कोई नए-नए स्कूल स्थापित करने हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान दे दिए जाते थे। अब इन सारे अनुदानों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, जिसका परिणाम ये होगा कि जो संरचनात्मक लागत असमानताएँ हैं, वो राज्यों के बीच में और ज़्यादा बढ़ेंगी। कहने का मतलब जो गरीब राज्य हैं, जिनको पहले सरकार की तरफ से अनुदान मिलता था और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे, अब वो गरीब राज्य के पास ये ऑप्शन खत्म हो गया है, जो अनुदान का ऑप्शन खत्म हो गया है। इसके साथ-साथ जो रिडिस्ट्रीब्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी सीमित हो गई। पुनर्वितरण जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सीमित हो गई। कहने का मतलब कि जो कमज़ोर राज्य थे, कमज़ोर राज्यों को ज़्यादा पैसा दिया जाना अनुदान के तौर पे, जो मज़बूत राज्य हैं, उनसे पैसा लेके कमज़ोर राज्यों को दिया जाना, है ना? तो इससे क्या होता था कि राज्यों के बीच में एक समानता स्थापित होती थी और इस समानता से हमारे देश में वृद्धि होती थी। इसका पूरा सकारात्मक प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ता था। तो अब इन अनुदानों की समाप्ति से हमें ये देखने को मिलेगा, जो लागत असमानताएँ हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेगी और संरचनात्मक जो कमज़ोरियाँ हैं राज्यों की, वो और हमें बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों हमने बात करी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में 16वें वित्त आयोग ने क्या-क्या बात कही है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब कि अलग-अलग राज्यों के बीच में किस तरीके से बँटवारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक नया कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन जो है, वो इस 16वें वित्त आयोग के द्वारा शामिल किया गया है। दरअसल कहने का मतलब ये है कि राज्य की हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में किस राज्य का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके आधार पर अब वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके आधार पर अब करों का बँटवारा किया जाएगा। तो राज्यों की कुल जीएसडीपी में हिस्सेदारी के आधार पर और अब देखें तो ये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनकी दक्षता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब आलोचना इसकी ये की जा रही है कि जो जीएसडीपी है वो एक बाजार अचालित पूँजी है और ये प्रवास पर निर्भर करती है। इसके साथ-साथ जो उच्च आय राज्य संरचनात्मक लाभ है उस वो प्रभाव कहने का मतलब जो राज्य जिनके पास उच्च आय है, जिनकी जीएसडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो इस कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो जाएँगे, जो कि वित्तीय अनुशासन का प्रत्यक्ष मापक नहीं है। आप देखें कि नया कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन एक तरफ क्या करता है, दरअसल जीएसडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, जीएसडीपी कॉन्सेप्ट को 2 तरीकों से लागू किया गया है कि जिस राज्य का जीएसडीपी कम है, जिस राज्य की आय कम है, उस राज्य को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो दूसरे राज्यों की समानता में आ सके। वहीं जीएसडी के डीपी का दूसरा जो इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि जिस राज्य का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान है, उस राज्य को ज़्यादा अब देखें तो वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक तरीके से ये जो जीएसडीपी का दोहरा इस्तेमाल है, वो हमारे देश में एक विरोधाभास पैदा करता है। जहाँ आय की क्राइटेरिया के आधार पर गरीब राज्यों को फ़ायदा मिलेगा, वहीं कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के आधार पर यानी राज्य की हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जिस राज्य का ज़्यादा योगदान है, उस राज्य को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे जो अमीर राज्य हैं, उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में एक संतुलन की जो समस्या है, वो 16वें वित्त आयोग ने पैदा कर दी है। जहाँ एक क्राइटेरिया गरीब राज्यों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, दूसरा क्राइटेरिया जो कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है, ये देखें तो अमीर राज्यों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इसमें कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया गया है, वित्तीय अनुशासन को नज़रअंदाज किया गया है। तो कहने का मतलब जो परिणाम आधारित आकलन है, उस पे बहुत ज़्यादा 16वें वित्त आयोग ने ज़ोर दिया है। फिर जीएसडीपी का द्वैत उपयोग जो है, वो इससे एक अवधारणात्मक तनाव आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि जीएसडीपी को 2 विपरीत तरीकों से प्रयोग किया गया है। एक तो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया यानी कि आय में जितनी ज़्यादा कमी है, तो उस कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं जो उच्च जीएसडीपी वाले राज्य हैं, उनको कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया से लाभ मिलेगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में इस राज्य की जिसकी जीएसडीपी ज़्यादा है, उसका योगदान ज़्यादा होगा। तो इसके संतुलन हेतु हालाँकि जीएसडीपी का एक स्क्वायर रूट का प्रयोग जो है वो किया गया, वर्गमूल का प्रयोग किया गया। ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो जीएसडीपी का द्वैत उपयोग किया गया है, इसमें एक ही समान संकेतक से समानता और दक्षता दोनों को मापने की कोशिश की गई है। तो समानता और दक्षता के बीच में एक अंतर्विरोध 16वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया है। फिर आप देखें तो फिस्कल डिसिप्लिन क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया है, वित्तीय अनुशासन की जो क्राइटेरिया था, उसको हटा दिया गया है। पहले जो राज्य अपने टैक्स का जितना अच्छे से प्रबंधन करते थे, अपने
वित्तीय संसाधनों का जितने अच्छे से प्रबंधन करते थे, कर संग्रह का प्रयास अच्छे से करते थे, उनको ज़्यादा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता था। तो ये जो फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन का, राजकोषीय अनुशासन का जो क्राइटेरिया पहले था, इसको 16वें वित्त आयोग ने क्या किया है, हटा दिया है। अब इसका परिणाम ये होगा कि जो राज्य पहले इस बात से प्रेरित होकर बहुत ज़्यादा वित्तीय अनुशासन अपनाते थे, राजकोषीय अनुशासन अपनाते थे ताकि उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिले, अब ये प्रेरणा की समाप्ति हो जाएगी। तो अब राजकोषीय अनुशासन में हमें राज्यों में कमी देखने को मिलेगी। तो पहला इससे समस्या तो ये पैदा होगी। साथ ही साथ अब ये जो स्टेप है, ये दिखाता है कि शासन गुणवत्ता से हटकर अब हम आउटपुट आधारित संकेतकों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये सारे क्या है, शासन गुणवत्ता को बताने वाले कदम हैं। आउटपुट आधारित संकेतक कहने का मतलब अब हमने जीएसडीपी को हमने क्राइटेरिया बना लिया है ना? हमने फिर कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया बना लिया है। तो ये सारे क्राइटेरिया आउटपुट आधारित संकेतक है, जो कि हमारे देश में राज्यों के वित्तीय संतुलन में, राज्यों के राजकोषीय संतुलन पर नकारात्मक असर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने वर्टिकल और ये हमने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करी। अब ज़रा हम इसके डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट की बात करें, इसके वितरणीय प्रभाव की बात करें, तो बड़े राज्य जिनकी हिस्सेदारी घटी है, उनमें आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। वहीं पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों को भी नुकसान हुआ है, इनमें आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा ये सभी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि जो समृद्ध राज्य हैं, उनको लाभ समान रूप से नहीं मिला है, लेकिन वितरण असंतुलित ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि बिहार, ओडिशा इन सभी राज्यों को हिस्सेदारी इनकी घटनी नहीं चाहिए थी, इनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इनको ज़रूरत ज़्यादा है। इन पे जीएसडीपी जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पे कम है, तो इनको और ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 16वें वित्त आयोग में देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, अभी इन सारी समस्याओं के मद्देनज़र एक इक्वलाइज़ेशन ग्रांट की ज़रूरत हमें महसूस होती है। समानीकरण अनुदान इक्वलाइज़ेशन ग्रांट ऐसा ऐसा ग्रांट होता है कि जो 2 राज्यों के बीच में असमानता है, उस असमानता को कम करने की बात करता है। कहने का मतलब, अगर कोई राज्य ज़्यादा विकसित है, अगर कोई राज्य कम विकसित है ना? तो ज़्यादा राज्यों के से ज़्यादा जो विकसित राज्य है, उसको कम पैसा दिया जाएगा और जो कम विकसित राज्य है, उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इस ऐसे करके राज्यों के बीच में एक समानता को स्थापित करने की सिफ़ारिश की जाती है। ऐसे में तो क्या होता है, तो अनुच्छेद 275 ये कहता है कि राज्यों को विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अनुदान दिया जाए। जैसे राज्य अगर स्वास्थ्य के लिए कोई कार्यक्रम लाना चाहता है, तो उसको अनुदान दिया जाएगा। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई स्टेप लेना चाह रहा है, तो उसको योगदान दिया जाएगा, क्योंकि वो राज्य अगर गरीब है, तो उसके पास ज़ाहिर-सी बात है संसाधनों की कमी है, तो केंद्र द्वारा ऐसे अनुदान दिए जाते हैं। तो अब ये जो इक्वलाइज़ेशन ग्रांट है, इसके समाप्ति से आप देखें अंतर्राज्यीय असमानता काफ़ी बढ़ जाएगी। ये जो इक्वलाइज़ेशन ग्रांट पहले दिए जाते थे ताकि राज्यों के बीच की असमानता कम हो, अब इसको अगर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, तो फिर इससे जो राज्यों के बीच में असमानता है, वो बढ़ती चली जाएगी। गरीब राज्य और गरीब होते चले जाएँगे और अमीर राज्य और अमीर होते चले जाएँगे। तो ये एक समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो इस पूरे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कई सारी चिंताएं निकल के आती है। पहला, कि हालांकि 41% का जो डिविजिबल पूल था वो बरकरार रखा गया है, लेकिन जो सेस और सरचार्ज पर कठोर हस्तक्षेप नहीं किया गया है, इसकी वजह से राज्यों को काफी नुकसान हमें देखने को मिलेगा। और केंद्र की आय में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन केंद्र अपनी आय में इस बढ़ोतरी का ट्रांसफर राज्यों को नहीं करेगा। साथ ही साथ प्रभावी हस्तांतरण में हमें गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि 41% विधिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ट्रांसफर करना है, लेकिन केंद्र सरकार करती कितना है, 32.4%। तो ये जो प्रभावी हस्तांतरण में गिरावट है, ये एक और चिंता का विषय है। साथ ही साथ इस 16वें वित्त आयोग ने अत्यधिक आशावादी जीडीपी अनुमान भी लगाया है। 11% का जो नॉमिनल जीडीपी है, उसका अनुमान लगाया है, और इसमें जो 2025 में जीएसटी सुधार किए गए हैं, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। तो इससे भी एक आप देखें तो बहुत ज्यादा आशावादी अनुमान की वजह से जो वास्तविक हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है, वो नहीं सामने आ पाती। इसके साथ साथ जो राजस्व घाटा और क्षेत्रीय अनुदान थे, उसकी भी समाप्ति कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी राज्य को घाटा हुआ है, तो उस घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र के द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते थे। केंद्र के द्वारा फिर कई सारे क्षेत्रों में, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में भी अनुदान पहले प्रदान किए जाते थे, जिनकी समाप्ति अब कर दी गई है। इसके अलावा जीएसडीपी आधारित योगदान मानदंड से एक अवधारणात्मक टकराव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जीएसडीपी से समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि गरीब राज्यों को फायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो दक्षता आधारित यानी योगदान आधारित जो जीएसडीपी का क्राइटेरिया है, उससे दक्षता को सुनिश्चित करने की
कोशिश की जा रही है। तो ये जो समानता और दक्षता के बीच में अवधारणात्मक टकराव है, इसके बीच भी हमें एक संतुलन लेने की चुनौती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फिजिकल डिसिप्लिन हटाने से जो प्रोत्साहन का संरचना है, वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब फिजिकल डिसिप्लिन का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, राज्य अपने अपने संसाधनों को, अपने वित्तीय जो एस्पेक्ट है उसको जितने अच्छे से कवर करता था, उनका इंसेंटिव उतना ज्यादा होता था। अब चूंकि राजकोष अनुशासन को वो क्राइटेरिया ही नहीं रखा गया है जिसके आधार पर इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे राज्यों में आप देखें तो राजकोषीय अनुशासन में कमी हमें देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी चिंताएं हैं जो 16वें वित्त आयोग के द्वारा उजागर की गई है। तो दोस्तों, हालांकि 16वें वित्त आयोग ने 41% के मानक को बरकरार रखा है, लेकिन इन्होंने सेस और सरचार्ज पर निर्णायक हस्तक्षेप से परहेज किया है, प्रभावी हस्तांतरण में इन्होंने कमी दिखाई है, अनुदानों की समाप्ति कर दी है और जीएसडीपी आधारित योगदान मानदंड से एक अवधारणात्मक तनाव को जरूर पैदा किया है। तो ये सारी बातें ये संकेत देती हैं कि भारत का राजकोषीय संघवाद अब एक सावधानी पूर्वक पुनर्संतुलन यानी कॉशियस रिकैलिब्रेशन के दौर में है, जहां पे हम आर्थिक परिणाम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जो दूसरे आप देखें तो गवर्नेंस वाले फैक्टर थे उनको हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल डिसिप्लिन का हो, चाहे आप देखें तो ग्रांट का हो। अब ये सारी चीजें थी जो जो थी वो गवर्नेंस से रिलेटेड थी, तो इनको हमने थोड़ा सा नजरअंदाज किया है और आर्थिक परिणाम जैसे कि जीएसडीपी में योगदान हो गया है ना, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय हो गया, अब ऐसे चीजों को हमने ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव हमारे देश में सहकारी संघवाद पे पड़ेगा, क्षेत्रीय समानता पे पड़ेगा, साथ ही साथ सतत सार्वजनिक वित्त पे भी पड़ेगा। तो कितना प्रभाव इस पे पड़ेगा ये समय के साथ स्पष्ट होंगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो 16वां वित्त आयोग है इसने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की है, लेकिन इसने कई सारी चुनौतियां भी हमारे सामने लाके रख दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 16वें वित्त आयोग के बारे में जो भी जरूरी बातें थी उसके बारे में डिस्कस किया। कैसे डिविजिबल पूल जो है उसमें हमने देखा कि जो सेस और सरचार्ज बढ़ता है तो वो डिविजिबल पूल में शामिल नहीं होने की वजह से जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और इससे राज्यों के बीच में असमानता हमें बढ़ती हुई दिखती है। तो इस पूरे सेशन की चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए विभाज्य कर पूल में हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखा, तो ये बिल्कुल सही है। आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों को जारी रखने की सिफारिश की है। तो मैंने आपको बताया था कि इस राजस्व घाटा के अनुदान को और क्षेत्र विशिष्ट यानी स्वास्थ्य और शिक्षा विशिष्ट के क्षेत्रों में जो अनुदान दिए जाते थे उसको 16वें वित्त आयोग ने समाप्त कर दिया है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है, क्षैतिज कर वितरण में कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन को राज्य के कुल जीएसडीपी में हिस्सेदारी के आधार पर शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। जिस राज्य की हिस्सेदारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जितनी ज्यादा होगी उस राज्य को उतना ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्राइटेरिया को हम कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन के नाम से जानते हैं और इसको 16वें वित्त आयोग ने हॉरिजॉन्टल जो डिवोल्यूशन होता है उसमें शामिल किया है। चौथा है, आयोग ने फिजिकल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन या फिर टैक्स एफर्ट मानदंड को अधिक महत्व देते हुए उसका और बढ़ा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो फिजिकल डिसिप्लिन का क्राइटेरिया पहले था उस क्राइटेरिया को 16वें वित्त आयोग ने हटा दिया है। जो टैक्स एफर्ट मानदंड थे उसको हटा दिया गया है, ना कि उसका भार बढ़ाया है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो सही नहीं कौन कौन सा है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। तो 2 और 4 आपका जो है सही जवाब आपका देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि भारतीय राजकोषीय संघवाद में वित्त आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हाल के वर्षों में उपकर और अधिभार के बढ़ते प्रयोग, प्रभावी हस्तांतरण में परिवर्तन तथा क्षैतिज कर वितरण के मानदंडों में बदलाव ने संघ राज्य वित्तीय संबंधों को नई चुनौतियों के सामने खड़ा किया है। इन परिवर्तनों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे जितने भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता हूँ उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ जाने से पहले दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।